नमस्कार, लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वाणिज्यवाद पर, या इसको हम कह सकते हैं व्यवसायवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये वाणिज्यवाद है क्या, उनका अर्थ को देख लेते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि वाणिज्य की क्रांति द्वारा उत्पन्न व्यापारिक पूंजीवादी प्रथा तथा दुनिया के यूरोपीयकरण के दौरान यूरोपीय राज्यों की सरकारों ने एक खास तरह की नीति अपनाई जिसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। वाणिज्यवाद का अर्थ मोटे रूप से देखें तो कह सकते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद अर्थात राज्य के आर्थिक जीवन तथा उद्योग धंधे संबंधित कार्यों तथा व्यापारिक क्रियाकलापों का सरकार द्वारा नियमन ही वाणिज्यवाद है। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में पूंजीपति कामगारों के बीच विभाजन रेखा ज्यों ज्यों स्पष्ट होने लगी तथा यूरोप के वाणिज्य केंद्र भूमध्य सागरीय और बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों से अटलांटिक महासागर के तटवर्ती राष्ट्रीय राज्यों की ओर स्थानांतरित होने लगे, तो त्यों त्यों यूरोपीय राज्यों के नरेश राष्ट्रीय संपदा के मसलों पर अधिकाधिक रुचि तथा ध्यान देने लगे और पूंजीपति तथा कामगार दोनों अब क्या होने लगे कि नगर समिति या क्षेत्रीय सामंतों के स्थान पर संरक्षण एवं समर्थन के लिए राजा महाराजाओं तथा उनके उच्च पदस्थ अफसरों की ओर देखने लगे। फलतः कुछ ही काल में क्या होता है कि नगर के स्तर पर इटली के नगर राज्यों द्वारा जिस तरह की वाणिज्य की समर्थन नीतियां चलाई जाती थी वह सब नरेशों द्वारा संचालित की जाने लगी। अब नरेशों ने क्या करने लगे थे, न केवल वे अपने राजनीतिक अधिकारों को ठोस बनाने का प्रयास करने लगे, बल्कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ओर भी केंद्रीकृत एवं एकीकृत करने का प्रयास करने लगे। इसके फलस्वरूप राज्य की सरकारों ने राष्ट्रीय वाणिज्यवाद के रूप में राष्ट्रीय वाणिज्यवाद की नीति के रूप में स्वीकार किया और वाणिज्यवाद का निकट संबंध राजाओं की महत्वाकांक्षा तथा राज्य की शक्ति के साथ है। इसलिए वाणिज्यवाद को कभी कभार राज्य नियंत्रणवाद भी कहा जाता है। और वाणिज्यवाद के उपद्रव में सिर्फ राजाओं की भूमिका ही नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारिक ने भी इसका समर्थन किया। यूरोप के मध्यम वर्ग जो राज्य द्वारा संपोषित व्यापार से फायदा उठाना चाह रहा था, अतः उसने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में राज्यों के बढ़ते नियंत्रण का समर्थन किया। मोटे तौर पे देखिए तो वाणिज्यवाद का उदय काल 1600 से 1700 माना जाता है तक का माना जाता है, और यद्यपि इसकी कुछ विशेषताएं 1800 ईस्वी तक कायम रही। सिर्फ डच सरकार ने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया था। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सरकार थे जिन्होंने वाणिज्यवाद को अपनाया नहीं, तो वो डच सरकार थे जिन्होंने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया। वाणिज्यवाद का एक पहलू राज्यों द्वारा सोना चांदी के संचयन के अनवरत कोशिश था और इसे बुलियनवाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह था कि किसी देश की संपन्नता देश के अंदर जितने भी सोना चांदी थे उन पर निर्भर होता था, अर्थात कि जितना ज़्यादा जिस देश के पास जितना अधिक सोना चांदी का खजाना होगा वो देश उतना ही अधिकाधिक संपन्न होगा। और यह काम राज्य के खजानों का संचालन करके तथा वैभवशाली या दुस्साहसी नागरिकों के निजी संचालन को बढ़ावा देकर भी किया जा सकता था। राज्य की सरकारों को हमेशा धन की जरूरत रहती थी। उनके व्यय में लगातार वृद्धि हो रही थी, अतः सोना चांदी के लिए उनकी भूख भी बढ़ रही थी। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट से यह भूख और भी बढ़ी और अपने राज्य में सोना चांदी की अधिकाधिक वृद्धि हो, यह वाणिज्यवाद नियमन का मुख्य अनुप्रेरक था। धीरे धीरे होने लगा कि सोना चांदी के संचयन पर अधिकाधिक बल देने की नीति के साथ पर सुदृढ़ संपूर्ण अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई जाने लगी। वैसे दोनों ही नीतियों में मुख्य बल आम लोगों को अधिकाधिक काम करने में प्रवृत्ति करने पर ही बल दिया जाता था। और इंग्लैंड में लोग कहते थे कि गरीबों को काम पर लगाओ जिससे देश के उद्योग धंधे की कर्मशाला बन जाए और लोगों की अकर्मण्यता दूर हो, भिक्षावृत्ति बेकारी आदि खत्म हो, उद्योग धंधे खुले नई तकनीकी विकसित हो और कच्चे माल के बदले कारखानों में निर्मित साज सामान का निर्यात बढ़े और गरीबों को रोजी रोटी देने वाले सौदागर समुदाय को मदद मिले। आवश्यक कच्चा माल छोड़कर अन्य सभी सामग्रियों का निर्यात बंद हो या कम किया जा सके और अनुकूल व्यापार संतुलन हो, ताकि यह देश को
निर्यात किए गए सामान के बदले में अपने देश में सोना चांदी की आमाद हो सके, यानी कि भरमार हो सके। यह सारा काम राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर होना था, जिस कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वाणिज्यवाद का लगभग वही काम था जो नई राष्ट्रवाद राज्यों की स्थापना के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे थे। और सामाजिक जीवन अब नगर स्तर के निकलकर राष्ट्रीय स्तर का रूप ले रहा था। इन संबंध में कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। कहा जा सकता है कि सोना चांदी का संचयन वाणिज्यवाद की मुख्य प्रेरक था, परंतु समस्या उन देशों के लिए उठी जिनके पास सोना चांदी के स्रोत नहीं थे। इससे इस प्रश्न के उत्तर में वाणिज्यवाद के समर्थक कहते हैं कि सोना चांदी की कमी वाले देश दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश करें। अगर वह आयात की तुलना में निर्यात को बढ़ा ले तो उसे स्वतः निर्यात के बदले सोना चांदी प्राप्त होगा। इस व्यवस्था को अनुकूल व्यापार अनुकूल संतुलन बनाए इससे व्यापार जो है इस व्यवस्था को अनुकूल व्यापार संतुलन बनाए रखना कहा जाता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए 3 मुख्य उपाय बताए गए। पहला तो आयात की मात्रा कम करने के लिए उच्च सीमा शुल्क तथा कुछ वस्तुओं का आयात पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरा ये बताया गया कि निर्यात पर उदार छूट। और तीसरा, उत्पादकों को उत्पादन प्रोत्साहन ताकि अपने देश के व्यापारिक के पास विदेशों के बेचने के लिए अधिक से अधिक माल हो। अब देख लेते हैं कि यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद का पालन और उसका स्वरूप को देख लेते हैं। देखिए तो वाणिज्यवाद के सिद्धांतों का पालन संपूर्ण यूरोप में एक जैसा नहीं हुआ। सबसे पहले स्पेन में वाणिज्यवाद का उदय हुआ। याद रहे कि सबसे पहले वाणिज्यवाद जो है स्पेन में उदय हुआ, क्योंकि और उनका उदय होने का कारण ये था कि स्पेन ही पहला देश था जहां स्पेनी अमेरिका साम्राज्य में भारी मात्रा में सोना चांदी की बाढ़ आई। यद्यपि स्पेन की सरकार को बनावटी तरीके से राष्ट्रीय आय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने वाणिज्य व्यापार पर कठोर नियंत्रण कायम किया और अन्य यूरोपीय देशों के पास उतना सोना चांदी नहीं था, तो उन्होंने उसकी कमी निर्यात में भारी वृद्धि करके पूरा की। इसके लिए निर्यात में छूट, सीमा शुल्क आदि का सहारा लिया गया और उत्पादन तथा जहाज रानी पर व्यापक नियंत्रण स्थापित किए गए। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल से लेकर कॉमनवेल्थ के काल यानी कि 1558 से 1658 ईस्वी तक वाणिज्यवाद जो है चरम सीमा पर था। इस काल के अधिकांश शासकों ने औपनिवेशिक विस्तार के प्राणगत होड़ में हिस्सा लिया और व्यापारिक कंपनियों को एकाधिकार प्रदान किया गया और नागरिकों को आर्थिक गतिविधियों पर कई तरह के नियंत्रण लगाए गए। और अधिनियमों द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने जस्टिस ऑफ पीस के मूल्य निर्धारण करने, काम के घंटे निश्चित करने तथा प्रत्येक स्वस्थ नागरिकों को कोई उपयोगी काम सौंपने का अधिकार प्रदान किया। और महारानी एलिजाबेथ ने ही 1563 ईस्वी में स्टैच्यू ऑफ आर्टिफिशियर्स पारित करके विभिन्न कारोबार में नए रुगटों को भर्ती कर तथा मजदूरों की जो दर थे उनको निर्धारित कर दिया था। और इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में गिल्ड प्रणाली की तेजी से ह्रास हुआ। इसी सिलसिले में कई जहाजरानी अधिनियम जो है पास किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य ढुलाई व्यापार के में डचों के वर्चस्व को समाप्त करना था। और इनके लिए उपनिवेशों को आदेश दिया गया कि इन उपनिवेशों से इंग्लैंड आने से जाने वाले माल की ढुलाई सिर्फ अंग्रेजी जहाज़ों के द्वारा ही हो। दूसरा, नेविगेशन एक्ट 1960 में ईस्वी में पारित हुआ। इससे पहले अधिनियम का अनुमोदन तो किया ही, साथ ही यह भी नियम बनाया गया कि कुछ खास वस्तुएं जैसे तंबाकू और चीनी उपनिवेशों से ही सीधे यूरोपीय देशों में न भेजी जाए। और यह आदेश भी दिया गया कि ये माल पहले इंग्लैंड भेजे जाए और वहाँ सीमा शुल्क देने के बाद ही कहीं भेजे जाए। और ये नियम इस सिद्धांत पर आधारित थे कि उपनिवेशिक का अस्तित्व उपनिवेशिक देश में ही हित में हो। वाणिज्यवाद के सिद्धांत का सबसे अधिक पालन फ्रांस में 14वें लुई के शासनकाल में हुआ। और
इसका कारण यह था कि इस समय जो है फ्रांसीसी राजतंत्र निरंकुशता का पूर्ण अवतार माना जाता था और साथ ही उसके मंत्री जो थे कोलबर्ट ने पूरे मनोयोग से वाणिज्यवाद को लागू किया। और कोलबर्ट कोई सिद्धांतवादी नहीं बल्कि व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था जिसने अपने मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाने और सम्राट को खुश करने के लिए वाणिज्यवाद का समर्थन किया था। और वाणिज्यवाद उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का एक साधन भी था और साध्य भी। उसका यह दृढ़ निश्चय था कि फ्रांस को अधिक से अधिक सोना चांदी जमा करना चाहिए। इसके लिए उसने मुद्रा के निर्यात पर रोक लगाई और क्या करते हैं विदेशी माल पर अधिकाधिक सीमा शुल्क लगाया और फ्रांसीसी जहाजरानी को उदार सहायता प्रदान की। और उसने साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहन किया ताकि उपनिवेशों में फ्रांसीसी तैयार माल की बिक्री हो सके और वहां से कच्चा माल मिल सके। उपनिवेशों की होड़ में उसने वेस्ट इंडीज़ के कई टापू खरीदे, कनाडा और लुसियाना में फ्रांसीसी को बसाया तथा भारत एवं अफ्रीका में व्यापारिक बंदरगाह स्थापित किए। हुए प्रसा के किसी भी केमरलिस्ट की तरह आत्मनिर्भरता का प्रबल समर्थन किया था। उसने नए उद्यमियों की सहायता प्रदान की तथा राज्यकृत उद्योग की स्थापना की। वो उद्योगों पर कठोर नियंत्रण पर प्रसिद्ध था ताकि जितने भी उद्योगपति फ्रांस से या फ्रांसीसी उपनिवेशों से ही कच्चा माल खरीद सके तथा देश की आवश्यकता के अनुसार ही तैयार माल पैदा कर सके। इस संदर्भ में यह भी बात का जिक्र किया जाना चाहिए कि कोलबर्ट ने देश की राजनीतिक शक्ति की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष कदम उठाए। उसने फ्रांसीसी नौसेना को 300 जहाज प्रदान किए, उपनिवेशों से सैनिक इकट्ठा किए, यहाँ तक कि अपराधियों को भी सेना में भर्ती किया। उसने देश की आबादी बढ़ाने के लिए युवकों को सन्यासी बनाने से रोका तथा 10 एवं 10 से अधिक बच्चों वाले परिवार को कर मुक्त कर दिया। जर्मनी में वाणिज्यवाद का एक भिन्न स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उन दिनों जर्मनी अपनी आंतरिक समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि उपनिवेशों तथा सामुद्रिक व्यापार के संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं ले सका। जर्मनी ने देश की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में ही अपना ध्यान केंद्रीकृत किया और इसके लिए 2 कदम उठाए गए। पहला तो ये कि आर्थिक राष्ट्रवाद और दूसरा नियोजित समाज का कार्यक्रम। इस नीति से जनता की तुलना में सरकार को ही अधिक लाभ मिला। जर्मन वाणिज्यवादियों का प्रमुख उद्देश्य राजकीय कोष की अधिक वृद्धि करना था, इसलिए उन्हें केमरलिस्ट शाही जिन्हें शाही खजाने का नाम था कहा जाता है। फ्रेडरिक विलियम प्रथम और फ्रेडरिक महान के शासनकाल में कई तरह के सरकारी हस्तक्षेप एवं नियमन का सहारा लिया गया और दलदलों को सुखाया गया, नहरें जो है खोदी गई, नए उद्योग स्थापित किए गए, आयात पर रोक लगा दी गई, किसानों से खास तरह के फसल उगाने के लिए कहा गया। इन उपायों से प्राप्त राजस्व का उपयोग मुख्यतः सैनिक विस्तार के कार्यक्रम में हुआ। वाणिज्यवाद के युग में गिल्ड व्यवस्था का पतन हो रहा था क्योंकि गिल्ड स्थानीय व्यवस्था थी और वाणिज्यवाद जो है राष्ट्रीय व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जिससे राज्य भी विभिन्न उपाय किया करती थी और आर्थिक राजनीतिक जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा था और नए उद्योग धंधे पर नए उद्योग धंधे के लिए भी विभिन्न उपाय किया करती थी। और फ्रांस में नरेश उद्योग की स्थापना फ्रांसीसी नरेशों के संरक्षण तथा अनुप्रेरणा से की गई थी। इससे वहां की ऊनी तथा वस्त्र उद्योग से लोगों की हैरत हुई, उनका विरोध भी हुआ और इंग्लैंड उनका प्रमुख उत्पादक था, किंतु सरकारी प्रेरणा और प्रोत्साहन से उसे ऊनी वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना दिया गया और इसके लिए राजकीय देखरेख में जो थे फ्लैंडर्स से कुशल बुनकरों को बुलाया गया और वहां बसाया गया। 1582 ईस्वी के लगभग सुदूर तुर्की से रंगसाजी में माहिर नौजवान रंगरेजों को बुलाया गया क्योंकि पश्चिमी एशिया में रंगसाजी की कला अत्यधिक विकसित था और वाणिज्यवाद के अंतर्गत सरकारें ने अपने देश से कुशल शिल्पियों तथा कारीगर जितने थे उनको अन्य देशों में ले जाने से रोकती थी। इस पर कड़ी नजर रखती थी। कभी कभी तो 2 राज्य इसके लिए झगड़ पड़ते भी थे। दूसरी ओर अन्य राज्यों के कुशल कारीगरों को लाकर अपने देश में बसाने में भरपूर कोशिश जारी रहती थी। इसी तरीके अपना करके राज्य सरकार अपने बड़े बड़े सौदागरों के हित में राष्ट्रीय व्यापारी बाजार का निर्माण करती थी और मेहनतकश मजदूरों तथा शिल्पियों को अनवरत आपूर्ति की व्यवस्था करती थी। ऐसे सरकारी समर्थन यदि
यदि नहीं मिलता तो शायद ही व्यापारी वर्ग का उत्कर्षण हो पाता। विदेश में कारोबार करने वाले सौदागर जितने भी थे, उन्हें ऐसा ही समर्थन तथा आवश्यक मदद दी जाती थी। इंग्लैंड के हेनरी सप्तम जो थे, वे फ्लैंडर्स की सरकार के साथ एक व्यापारिक संधि 1696 ईस्वी में की थी, और इस संधि को मैग्नस इंटरकर्सम या महान समझौता कहा जाता है। फिर से हम बता दें कि इंग्लैंड की हेनरी सप्तम जो थे, वे फ्लैंडर्स की सरकार के साथ एक व्यापारिक संधि 1696 ईस्वी में करते हैं। इस संधि का नाम मैग्नस इंटरकर्सम या महान समझौता कहा जाता है। 16वीं सदी में फ्रांसीसी नरेशों के तुर्की साम्राज्य के सुल्तानों के साथ कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, और इसके फलस्वरूप पश्चिमी एशिया में फ्रांसीसी व्यापार के लिए कई तरह की सुविधाएं हासिल की गई। जाहिर है कि आर्सबर्ग या वेनिस जैसे मात्र एक नगर द्वारा संरक्षित समर्थित व्यापारी की तुलना में फ्रांस या ब्रिटेन जैसे राज्य द्वारा समर्थित संरक्षित व्यापारी कहीं अधिक सुविधापूर्ण स्थिति में रहता था। राष्ट्रीय सरकारें निर्यात बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता देती थी। ऐसी सामग्री पर जिसका उत्पादन उसका लक्ष्य होता, वित्त अनुदान या कर की छूट देती थी। अपने देश के उत्पादकों को मदद करने के लिए आयात पर भारी चुंगी लगाकर उन्हें प्रतियोगिता से बचाने का उपक्रम करती थी। ऐसे सभी अवसरों पर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों के वाणिज्यवादियों का नीतियों का कार्यान्वयन स्पष्ट हो जाता था। इस प्रकार पुराने प्रांतीय तथा नगर आधुनिक चुंगी व्यवस्था के ऊपर राष्ट्रीय चुंगी व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। दूर दराज के क्षेत्रों, जंगल, पहाड़ आदि से भरे इलाकों में केवल अपने बल पर तिजारत करना था, व्यवसाय चलाना संभव नहीं था। यूरोप में रूस आदि कई दुष्कर यातायात वाले भूखंडों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए काफ़ी पूंजी आवश्यकता थी। पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों के साथ भी ऐसा ही बात थी। इन प्रदेशों में व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले स्थानीय शासकों ने विशेष सुविधाएं, अनुमति या प्राधिकार हासिल करने होते थे। जलदस्युओं से सुरक्षा के लिए जहाज़ों पर सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये सब राज्य सरकारों की सक्रिय मदद की सहयोग के बिना संभव नहीं होता। फलतः महत्वाकांक्षी व्यापारी अपनी राज्य सरकारों के साथ मिलकर समुद्र पार देशों के साथ व्यवसाय चलाने के लिए कंपनियां स्थापित करते। इससे सरकार का भी साझा होता था और काफ़ी मात्रा में सरकारी संरक्षण उन्हें हासिल होता था। 1553 ईस्वी में श्वेत सागर के पता लगने के कुछ ही वर्ष बाद एक रूसी कंपनी की स्थापना हुई और इसके अनंत एक तुर्की कंपनी खुली। 1600 ईस्वी के बाद समुद्र पार के व्यापार में हिस्सा लेने के लिए अंग्रेज, डच तथा फ्रांसीसी कंपनियों का तांता सा लग गया था। इसमें सबसे सौभाग्यशाली या प्रख्यात हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई और फ्रांसीसी डच इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। ये कंपनियां राज्य सरकारें द्वारा संरक्षित तथा समर्थित थी। इन्हें राज्य द्वारा दी गई सनद के अनुसार क्षेत्र विशेष में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त है। ये अपने देश के औद्योगिक उत्पादनों के विक्रय के लिए नई भूमि तथा अवसर मुहैया कर सकेंगे। इसकी अपेक्षा की जाती थी। यह तो आशा की जाती थी कि ये अपने देश के सोना चांदी का भंडार भरने में काफ़ी योगदान करेंगे। इन कंपनियों की स्थापना से क्रमशः स्पेन के, अमेरिका में, पुर्तगाल को, पूर्वी और दक्षिणी एशिया में व्यापारिक एकाधिकार को पहली चुनौती मिली। इस प्रकार वाणिज्यवाद तथा औपनिवेशिक साम्राज्य की भी नींव पड़ी। आगे के दशक में इनके परिणाम स्वरूप प्राणांतक होड़ तथा भीषण अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का विस्फल प्रकट होने लगा था। स्वतंत्रता व्यापार के सिद्धांत के प्रचलित होने के कारण वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया और अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध पहला विद्रोह था। अमेरिकी क्रांति जो है वाणिज्यवाद के विरुद्ध पहला क्रांति था और फ्रांस की क्रांति ने उन्मुख व्यापार और शक्तिशाली बनाया। फलतः वाणिज्यवाद और भी कमजोर हुआ और 19वीं शताब्दी के उत्तरवाद के उदय ने वाणिज्यवाद को लगभग मृतप्राय बना ही दिया था। आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।